इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा प्रोग्राम के सेक्शंस के बारे में। ठीक है, प्रोग्राम के कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। जैसे अपन अगर बात करें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, तो एंट्री सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है, एग्जिट सेक्शन होता है, रिमाइंडर सेक्शन होता है। ठीक है, तो इन सारे सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि होते क्या है, ये सारी चीजें होते क्या है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अगर प्रोग्राम की बात करें तो कोई भी अगर प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, तो हम अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम को हम दो जनरल सेक्शन में हम बांट कर सकते हैं। मतलब क्या होता क्या है एक्चुअली में, अगर कोई प्रोग्राम हम अगर बनाते हैं, मान लो सपोज दैट हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जैसे हमने लिखा मेन और हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, ऐसा करके हमने प्रोग्राम बना दिया, ये आपका प्रोग्राम बन गया। ठीक है, और दूसरा आपने प्रोग्राम बनाया मान लो मेन, और फिर इसका आपने कुछ कोड लिख दिया। ठीक है, तो ये मान लो प्रोसेस P1 हो गया या आपका प्रोसेस P2 हो गया। तो होता क्या है कि दिक्कत कहां हो रही है, जब आपके पास प्रोसेस कैसे है, कोऑपरेटिव। याद करो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि कोऑपरेटिव प्रोसेस में दिक्कत है। कोऑपरेटिव प्रोसेस कैसे प्रोसेस होते हैं, जो कि आपस में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। शेयर क्या करेंगे, डेटा हो सकता है, कोड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, रिसोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं तो दिक्कत क्या होती है, एक के एग्जीक्यूशन पे दूसरे को फर्क पड़ता है। P1 के एग्जीक्यूशन पे P2 इफेक्ट डाल सकता है, या P2 पे P1 इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो जब होता क्या है कि दो प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड कॉमन है, ठीक है, तो जब कॉमन होगा तो बट ऑब्वियस से इफेक्ट आ सकता है। अब मुझे इफेक्ट को रोकना है, बट ऑब्वियस है इफेक्ट को रोकना है। तो इफेक्ट को रोकने के लिए अब हम करते क्या है समझो। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे समझो। तो जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। कोई भी प्रोग्राम होगा उसको दो सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन कहलाएगा नॉन क्रिटिकल और एक सेक्शन कहलाएगा क्रिटिकल। एक कहलाएगा क्रिटिकल सेक्शन, एक कहलाएगा नॉन क्रिटिकल सेक्शन। समझो मेरी बात को। ठीक है, मतलब अब जो भी प्रोग्राम है वो दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड कर देना है, एक क्रिटिकल सेक्शन में, एक दूसरा नॉन क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में वो कौन से आप कोड या कहना चाहिए कौन सा डेटा आप रखोगे जो कि शेयर्ड हो रहा है, जो कि आपस में शेयर्ड हो रहा है। क्योंकि आपको दिक्कत क्या हो रही है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत कब पड़ रही है, जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो P1 और P2 प्रोसेस थे वो क्या कर रहे थे, आपस में कुछ ना कुछ शेयर कर रहे थे। आपस में कोड हो गया, मेमोरी हो गया, वो शेयर कर रहे थे। जब वो शेयर कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है, जहां वो शेयरिंग करते हैं उस केस में वो एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। यही था आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो अब क्या करना है हमें, अपने प्रोग्राम को दो सेक्शन में डिवाइड कर देना है। एक हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन, दूसरा हो जाएगा नॉन क्रिटिकल सेक्शन। नॉन क्रिटिकल सेक्शन में आपके पास वो सारे के सारे वेरिएबल्स आप ले सकते हो जो कि खुद के हैं, इंडिपेंडेंट है। और क्रिटिकल सेक्शन में क्या रखोगे कि जो कि आपके शेयर्ड वाले हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो P1 है, P1 प्रोग्राम है, और एक P2 प्रोग्राम है। बट अभी इसमें प्रोग्राम नाम इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो प्रोग्राम ही होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम एक्टिव स्टेट में आ गया तो प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो P1 आपका जो प्रोग्राम है, जो P1 आपका प्रोसेस है या प्रोग्राम, और हमने बात की P2 प्रोसेस या प्रोग्राम की, तो आपका P2 प्रोसेस हो गया या प्रोग्राम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ मेन है। ठीक है, अब मेन के पास आपने कुछ लाइंस लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, मेन के पास कुछ लाइन हो गए। फिर दूसरी बात करें हम, तो यहाँ भी P2 है, यहाँ भी आपने मेन के पास कुछ लाइन लिख दी है। ठीक है, ये आपके कुछ कोड्स हो गए। अब यहां पर आपने क्या डिवाइड करना है प्रोग्राम को, दो पार्ट में, एक नॉन क्रिटिकल, तो आपने बोल दिया नॉन क्रिटिकल सेक्शन, और दूसरा डिवाइड करना है आपको क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो यहां हो गया आपका नॉन क्रिटिकल सेक्शन और ये आपका हो गया क्रिटिकल सेक्शन। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन की हम बात करें तो जैसे मान लो सिंपल PQ वेरिएबल्स जो आप लेते हो ना, जो कि शेयर्ड नहीं होंगे, ध्यान रखना, दूसरे प्रोग्राम या दूसरे प्रोसेस से शेयर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें मान लो मैंने ले लिया A, B वेरिएबल, ये आपका नॉन क्रिटिकल हो गया। ठीक है, P1 में P, Q जो हो गया वो आपका वेरिएबल हो गया जो कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है। यहाँ AB हो गया वो आपका नॉन क्रिटिकल में हो गया। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर में बताया था काउंट, जो कि शेयर्ड हो रहा था, याद करो। तो क्रिटिकल सेक्शन में मैंने काउंट को रख दिया। ठीक है, तो काउंट यहां मान लो हम प्लस प्लस कर रहे हैं।
चलो अच्छी बात है। यहां पे मैंने काउंट को रखा, क्योंकि काउंट शेयर्ड हो रहा है। काउंट की वैल्यू मान लो 0 पड़ी हुई है स्टार्टिंग में, ठीक है, जो दोनों शेयर कर रहे हैं। यहां इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहां हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंट माइनस माइनस। अब एक काउंट जो होगा क्रिटिकल सेक्शन में होगा, यहां काउंट जो होगा क्रिटिकल सेक्शन में होगा। क्यों? क्यों क्रिटिकल सेक्शन में होगा बेटा? इसलिए क्योंकि वो क्या है, आपका शेयर्ड हो रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब आपको बात समझ में आएगी। क्रिटिकल सेक्शन में आपके पास वेरिएबल होते हैं, रिसोर्सेस हो सकते हैं, कोड हो सकता है जो कि शेयर्ड हो रहा है। नॉन क्रिटिकल में वेरिएबल रिसोर्सेस आप, सॉरी, वेरिएबल रख सकते हो, कोड रख सकते हो जो कि शेयर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पास क्या है, दो प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड कॉमन है, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा, जो नहीं होगा वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रख दिया आप। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन में क्या हो सकता है ये हमने देख लिया। कुछ भी हो सकता है जो वेरिएबल हो, रिसोर्सेस हो, कोड हो, जो शेयर हो रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां क्या रखा, काउंट रखा, क्योंकि काउंट वेरिएबल हम यूज कर रहे थे। ठीक है, अब समझो, जो काउंट वेरिएबल हमने यहां यूज किया, वो काउंट हमने रख दिया ग्लोबली 0। ठीक है, वो शेयर हो रहा है, और काउंट को एक बार हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और दूसरे वाले सेक्शन में हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो होता क्या है बच्चे, कि सबसे पहले यहां पास हमारे पास होता है एक एंट्री सेक्शन, समझने की कोशिश करना। क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर होता है एंट्री सेक्शन, यहां होगा एक एंट्री सेक्शन। ठीक है, यहां क्या होगा, एक एंट्री सेक्शन होगा। ठीक है, अब वो जो एंट्री सेक्शन होगा वो करेगा क्या, इस एंट्री सेक्शन के पास ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ ऐसी कोडिंग होगी जो कि क्या करेगा, जितने भी प्रोसेस होंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है और P3 प्रोसेस, तीन प्रोसेस है। ठीक है, तो एंट्री सेक्शन में हमारे पास कितने प्रोसेस हो गए, P1, P2, P3। अब इसमें हमारे पास क्या होंगे, कुछ कोड होगा, कुछ डेटा का सेगमेंट होगा, जो कि क्या करेगा, P1, P2, P3 में से किसी एक को अप्रूव करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए, किसी एक को अप्रूव करेगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए। ठीक है, अगर मान लो P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, ठीक है, P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, सपोज दैट P1 यहां आ गया, समझो मेरी बात को, P1 यहां आ गया। ठीक है, तो P1 यहां से उठा और P1 आ गया यहां। ठीक है, तो P1 हट गया यहां से। P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, या क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, या क्रिटिकल सेक्शन में बट ऑब्वियसली कोई कोड का सेगमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो उस समय पर P2, P3 या जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसको एंट्री ब्लॉक में ही रोक दें, या उसको आगे हम ना आने दें, मतलब एक को अलाउ करें और बाकी को ब्लॉक कर दें, एक को अलाउ करें और बाकी को ब्लॉक कर दें। ठीक है, ऐसा एंट्री सेक्शन में कोडिंग लिखी हुई होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कोई कोड बनाओ, जैसे हमारे पास बने बनाए कोड से, जैसे हम सीमाफोर यूज करेंगे, दूसरे मेथड यूज करेंगे, पीटरसन मेथड यूज करेंगे, जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने में काम आता है। अब तुम बोलते हो नहीं सर, हम खुद का अपना प्रोग्राम नहीं बना सकते जो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सके। बना सकते हो, उसी की बात ही कर रहे हैं। तो अगर अपना खुद का अगर आप प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, तो आपको एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो क्या करेगा, किसी एक प्रोसेस को अलाउ करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, और बाकी प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। कब तक ब्लॉक करेगा, जब तक कि P1 वहां पास CS को यूज कर रहा है, जो शेयर्ड मेमोरी है उसको यूज कर रहा है। तो क्या फायदा होगा, अब कोई भी प्रोसेस इस, कहना चाहिए, शेयर्ड वाले डेटा को यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि कोई प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ठीक है, तो हमारे पास एंट्री सेक्शन ऐसी बननी चाहिए जो एक प्रोसेस को अलाउ करे क्रिटिकल सेक्शन में, और बाकी प्रोसेस को रोक के रखे तब तक की, जब तक कि यहां से CS आउट ना हो जाए। अब क्या होता है आगे समझो। अब आगे क्या होगा, जैसे ही P1 का काम हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर P2 भी एक्सेस कर लेता तो रेस कंडीशन लग जाएगी, वही पुरानी वाली बात आ जाएगी, रेस कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि P2 ने भी इसको, P2 P2 तो एक्सेस कर नहीं पा रहा, P3 भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब क्या हुआ, इसका काम कंप्लीट हुआ, तो यहां एक होगा एग्जिट सेक्शन, यहां होगा एक एग्जिट सेक्शन, जिसमें क्या होगा, जैसे ही P1 ने काम कंप्लीट किया, P1 यहां चला जाएगा, कहां, एग्जिट सेक्शन में चला जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और एग्जिट सेक्शन ये भी बताएगा कि अब मैं P1 जो है एग्जिट सेक्शन में आ गया है, अब P2, P3 में से किसी को अलाउ कर दो एंट्री सेक्शन में से, तो फिर से अब P2 को मौका मिल जाएगा। P1 आउट हो चुका, अब P2 को मौका मिल जाएगा। अब जब P2 जब तक रहेगा,
तो बट ऑब्वियसली P3 को मौका ना मिले, ऐसा कोडिंग होगा एंट्री सेक्शन में, ठीक है। और फिर जब वो एग्जिट सेक्शन में आ जाएगा तो P3 को मौका मिल जाएगा। तो अब क्या फायदा हुआ हमें कि हम क्या कर रहे हैं, एंट्री सेक्शन से किसी एक को ही क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल सेक्शन में एक समय में एक ही अलाउड हो सकते हैं। एग्जिट सेक्शन में आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। एंट्री सेक्शन में आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड नहीं हो रहे हैं तो n नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस आएगा, केवल एक ही प्रोसेस रहेगा और वही एग्जीक्यूट करेगा। तो एंट्री सेक्शन, इसका मतलब इसके अंदर कुछ लाइंस होंगे जो प्रोसेस को क्या कर रहा होगा, प्रोसेस को क्लियर करेगा। प्रोसेस को अगर क्लियर कर लेता है तो वो CS में आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। लेकिन जब तक वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है उस समय दूसरा प्रोसेस ना आ पाए, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ऐसे मैनेज होता है एंट्री, एग्जिट और क्रिटिकल सेक्शन। एंट्री सेक्शन में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, एग्जिट सेक्शन में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक बार में एक ही प्रोसेस होगा। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें बेटा, तो डायग्रामेटिकली मुझे ये समझ में आया कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, जैसे मान लो P1, P2, P3, ठीक है, n नंबर ऑफ Pn तक हमारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एंट्री सेक्शन हुआ, दूसरा हमारा क्रिटिकल सेक्शन हुआ। क्रिटिकल सेक्शन में मान लो काउंट पड़ा हुआ है, तो यहां हमने CS काउंट लिया, काउंट वेरिएबल है जो शेयर्ड हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा एग्जिट सेक्शन कहलाता है, एक कहलाता है एग्जिट सेक्शन, और इसके बाद होता है आपका रिमाइंडर सेक्शन। तो रिमाइंडर सेक्शन अब हम समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। एंट्री सेक्शन में हमारे पूरे प्रोसेस आगे, मान लो P1, P2, P3, Pn तक पूरे प्रोसेस आ गए। इनमें से एक को मौका मिलेगा, ठीक है, एक को मौका दे दिया, किसी एक को मौका मिला, वो CS में गया और कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब तक एग्जीक्यूट करेगा किसी दूसरे प्रोसेस को इन नहीं होने देगा। यही सिंक्रोनाइजेशन करने का मतलब है, ठीक है। मतलब आपका एंट्री ब्लॉक ऐसा बनना चाहिए, एंट्री ब्लॉक इस टाइप से बनना चाहिए कि दूसरे को मौका ना मिल पाए, ठीक है। तो दूसरे को मौका आप नहीं मिलेगा, चलो अच्छी बात है, आपने दूसरों को मौका ही नहीं दिया। अब समझो, क्योंकि ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है, जैसे अगर कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करो ना तो IRCTC का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेस में IRCTC में ऑनलाइन ढेर सारे यूजर अलग अलग जगह से बुकिंग करते हैं, लेकिन आप देखो जो सीट होता है वो आपका कॉमनली शेयर्ड होता है। तो इस टाइप से होना चाहिए कि अगर यहाँ अपडेट हुआ, यहाँ किसी ने बुक की, तो दूसरे का बुकिंग ना हो जाए अगर खत्म हो गया है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली वो भी आपके कोऑपरेटिव प्रोसेस है, जो IRCTC है वो भी आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस ही है। तो अब यहां भी क्या हो रहा है बेटा कि हमारे पास P1, P2, PN में से यहाँ P1 आ गया, ठीक है। अब P1 जब तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेता है एग्जिट सेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगर P1 एग्जिट सेक्शन में आ गया, ठीक है, तो अब P2 को मौका मिला, मान लो P2 आया, ठीक है। अब P2 जब तक है तो बाकी प्रोसेसेस को मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार में एक ही जो प्रोसेस होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, वो वही केवल शेयर्ड वाले डेटा को या कोड को या वेरिएबल को या रिसोर्सेज को यूज करेगा। तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद ही बाहर निकल रहा है, तो बीच में कोई चांसेस नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो पाए। अगर ऐसा होता है तो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइज हो गया। हम ऐसा ही करते हैं। और एग्जिट सेक्शन और एंट्री सेक्शन में मोर देन वन प्रोसेसेस हो सकते हैं, CS में केवल एक होगा। रिमाइंडर सेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, रिमाइंडर सेक्शन में वो सारे के सारे कोड बचे हुए इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे जो कि एंट्री में नहीं है, जो CS में नहीं है और एग्जिट में नहीं है, ठीक है। वो सारे के सारे कोड जो बच गए, जो एंट्री में नहीं है, एग्जिट में भी नहीं है और CS सेक्शन में भी नहीं है, वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, रिमाइंडर सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर सेक्शन में मतलब पूरा बचा हुआ, जो भी हमारा बच गया वो सारा का सारा बचा हुआ हमारा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत यहां नहीं होगी, ठीक है। अब बात ये हमें समझ में आ गई कि हाँ चलो क्या कहते हैं, हमारे पास एंट्री और कहना चाहिए एग्जिट में क्या क्या होगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है P1, P2, P3 यहाँ क्या चाहते थे, शेयरेबल डेटा को एक्सेस करना चाहते थे, या P1 से Pn शेयरेबल डेटा को एक्सेस करना चाहते थे एक साथ, ठीक है। तो आपस में कॉम्पिटिशन हुआ, कॉम्पिटिट कर रहे हैं, रेस कंडीशन आई। रेस कंडीशन को आपने कैसे हैंडल कर लिया कि क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयर डेटा है उसको केवल एक बार में एक ही को अलाउ करके, ठीक है। तो एक को अलाउ करना और बाकी को ब्लॉक कर देना, ये एंट्री सेक्शन का काम। क्रिटिकल सेक्शन शेयर डेटा को रखने का, केवल एक बार में एक प्रोसेस। एग्जिट सेक्शन मोर देन वन प्रोसेसेस हो सकते हैं। रिमाइंडर सेक्शन
एंट्री, सीएस और एग्जिट सेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शन बच गए वो सारे के सारे रिमाइंडर सेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आई, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो तो आपके पास 4 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन होते हैं। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं? पहला होता है एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन मैंने आपको अभी बताया कि एंट्री सेक्शन आपका क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच डिसाइड्स द एंट्री ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? दिस पार्ट अलाउ वन प्रोसेस टू एंटर एंड मॉडिफाई द शेयर्ड वेरिएबल। टू अवॉइड अ रेस कंडीशन द प्रोसेस शुड एक्सेस द कॉमन रिसोर्सेज अंडर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो कि क्रिटिकल सेक्शन इज दैट सेक्शन ऑफ द प्रोसेस जहां शेयर्ड डेटा को आप रखते हो, जिसमें एक बार में कोई एक ही प्रोसेस अपडेट या मॉडिफिकेशन कर सकता है। So the critical section code must be designed such that the process must initially request to the enter its critical section। मतलब क्रिटिकल सेक्शन ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि एंट्री सेक्शन के बिना क्रिटिकल सेक्शन में कोई डायरेक्टली एंटर ना हो पाए, बिना परमिशन के एंट्री ना हो पाए। ठीक है, अगर परमिट हो गया तो देन एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन, तो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद एक एग्जिट सेक्शन होगा। द रिमेनिंग कोड इज अंडर द रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, तो अब एग्जिट सेक्शन क्या है? एग्जिट सेक्शन अलाउ द अदर प्रोसेसेस दैट आर वेटिंग इन द एंट्री सेक्शन टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। एग्जिट का पहला काम क्या है कि अगर कोई एग्जिट हो गया तो बाकी जो प्रोसेस वेट कर रहे हैं एंट्री में, उनमें से किसी एक को अलाउ करो। ठीक है, साथ में प्रोसेस को चेक भी करेगा कि अगर इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया तो रिमूव कर दो सेक्शन से। ठीक है, रिमाइंडर सेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कोड विच इज नॉट इन द क्रिटिकल एंट्री एंड एग्जिट सेक्शन आर नोन एज रिमाइंडर सेक्शन। प्रोग्राम का पूरा पार्ट या पूरा इंस्ट्रक्शन जो कि क्रिटिकल पार्ट में नहीं है, एंट्री सेक्शन में नहीं है या एग्जिट सेक्शन में नहीं है, वो पूरा का पूरा किसमें आएगा? रिमाइंडर सेक्शन में आएगा। तो अगर आप देखो, जैसे प्रोग्राम है डू और ये आपका वाइल, डू वाइल लूप लगाया है मैंने। अब एंट्री सेक्शन क्या करेगा? कंट्रोल्स द एंट्री इनटू क्रिटिकल सेक्शन एंड गेट्स अ लॉक ऑन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। और जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होंगे उसको लॉक कर देगा और बाकी प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देगा, केवल एक प्रोसेस को अलाउ करेगा। क्रिटिकल सेक्शन दैट इज द क्रिटिकल पार्ट। एग्जिट सेक्शन में लॉक को रिमूव करेगा फ्रॉम द रिसोर्सेस एंड लेट द अदर नो दैट इट्स क्रिटिकल सेक्शन इज ओवर। और ये बताएगा कि अब आपका क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, अब दूसरे को मौका दे दो एंट्री सेक्शन से, जिससे कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आ पाए। रिमाइंडर सेक्शन, रेस्ट ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, तो बात ही आ गई जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो हैंडल कैसे होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन हैंडल करने के लिए हम वेट फंक्शन का यूज करते हैं। बाकी सारे प्रोसेसेस को हम वेट पे लगा देते हैं। ठीक है, कब तक? जब तक कि जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट ना हो जाए, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एग्जिट की हम बात करें तो एग्जिट फ्रॉम अ क्रिटिकल सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। एग्जिट में हम वी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी कोई दूसरा नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखो, अगर आप क्या कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हो, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में है क्या? आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो जो क्या करेगा? एंट्री सेक्शन से ही कंट्रोल करके ही क्रिटिकल सेक्शन में किसी किसी को भेजेगा। मतलब एंट्री सेक्शन पे ही कंट्रोल करेगा, एंट्री सेक्शन पे कंट्रोल करके और केवल एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा सीएस में। और देन फिर जब वो एग्जिट हो जाएगा तो एग्जिट जब बताएगा कि हाँ इसमें से किसी और को अलाउ करो, तब जाके अलाउ करेगा। तो एंट्री सेक्शन आपका ऐसा बनना चाहिए, ऐसे रूल्स उसमें लिखे होने चाहिए। तो बट ऑब्वियस है आपके पास ढेर सारे मेथड्स हैं जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में काम में आते हैं। आप खुद का भी बना सकते हो, लेकिन जब खुद का बनाओगे तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे या प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। जो बने बनाए मेथड्स हैं वो भी फॉलो करते हैं, ठीक है, और आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा 4 रूल होते हैं। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है प्रोग्रेस, तीसरा होता है बाउंड वेटिंग और फोर्थ होता है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ये जो 2 रूल हैं ये मैंडेटरी रूल है, ये कंपलसरी रूल है, मैंडेटरी है, इनको फॉलो करना जरूरी है। किस चीज में? अगर आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम बना रहे हो, तो फर्स्ट और सेकंड रूल को फॉलो करना मैंडेटरी है। इनको आप फॉलो ना करो थर्ड और फोर्थ को तो भी चलेगा, लेकिन करना चाहिए। तो इन जनरल इन 4 रूल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट सेकंड रूल कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप खुद का प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम बनाते हो या डिजाइन करते हो, या दूसरे भी अगर आप क्या कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मेथड यूज करते हो, तो भी इन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि इन 4 रूल की हम बात करेंगे। होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसमें होता क्या है, समझो मेरी बात को। अगर शेयर्ड कोड है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। अब इसमें क्या हुआ, ये शेयर्ड ब्लॉक है, शेयर्ड ब्लॉक, या इसी को आप बोलो सीएस, क्रिटिकल सेक्शन। इसमें क्या है, काउंट पड़ा हुआ है। दो प्रोसेस है P1 और P2, ये दोनों एक्सेस करना चाहते हैं एक साथ। ठीक है, किसी एक को अलाउ करे, इधर P1 को अलाउ करे तो P2 ब्लॉक रहेगा। ठीक है, P2 ब्लॉक रहेगा। अगर इसने P2 को अलाउ किया तो बट ऑब्वियस है P1 ब्लॉक रहेगा इस केस में। ठीक है, मतलब अगर P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, उसी सेम टाइम पे P2 भी चाहता है कि मैं एंटर कर जाऊं, तो P2 अलाउड ना हो, इसी को अचीव करना म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहलाता है। इसीलिए कंपलसरी है, अगर आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बनाना है तो आपको दूसरे प्रोसेस को रोक देना पड़ेगा। एक बार में एक ही प्रोसेस इन हो पाएगा, दूसरे प्रोसेस को मौका नहीं मिलेगा। तो ये कहना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो स्पेशल टाइप है बाइनरी सीमाफोर का। ये सीमाफोर क्या होता है हम पढ़ेंगे। विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेस, जो किसको करने कंट्रोल करता है, शेयर्ड रिसोर्सेस को। इट इंक्लूड्स द प्रायोरिटी इनहेरिटेंस मैकेनिज्म टू अवॉइड एक्सटेंडेड प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम्स। नॉट मोर देन वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट वन टाइम। एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं हो सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में। यही रूल को फॉलो करना कहलाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक बार में केवल एक ही बंदा, एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा और बाकी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, रिसोर्सेस को उस प्रोसेस के साथ लॉक कर दिया जाएगा जो कि क्रिटिकल सेक्शन में है, और बाकी प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब समझते हैं दूसरी चीज को, दूसरा होता है प्रोग्रेस। ठीक है, अब समझते हैं प्रोग्रेस होता क्या है, प्रोग्रेस क्या होता है। तो सेकेंड अपनी बात करें हम, तो सेकेंड है आपका प्रोग्रेस। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मान लो फिर से आपका क्रिटिकल सेक्शन है, काउंट को हमको शेयर करना है। अगर मान लो P1 है, इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, लेकिन P2 ने एक ऐसा कोड लिखा हुआ है जो P1 को एंटर नहीं होने दे रहा है। P2 क्या कर रहा है, P1 को ब्लॉक कर रहा है। P1 क्या करना चाहता है, इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, लेकिन P2 उसको आने नहीं दे रहा है, क्योंकि P2 के एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है मान लो, जो कि इसको आगे जाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब कहना चाहिए प्रोग्रेस होने नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होने देना है। ठीक है, मतलब जिसकी इच्छा है, जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, जो जाना चाहता है, उसको आप जाने दो। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब प्रोग्रेस होने दो। P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाके एग्जीक्यूशन करना चाहता है, लेकिन P2 उसको रोक रहा है। कैसे रोक रहा है, उसके एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए कि P2 उसको रोके, जिसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए उसको मिलना चाहिए। तो दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड व्हेन नो वन इज इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड समवन वांट्स इन। जैसे क्रिटिकल सेक्शन में कोई है नहीं, अब P1 जाना चाहता है, लेकिन P1 को जाने कौन नहीं दे रहा, P2। then those process not in the reminder section should decide who should go in a finite time। मतलब अब ये जाने नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इंटरवल के बाद हमारे पास कुछ ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये देख सके, जो ये कंट्रोल कर सके कि अगर P1 जाना चाहता है तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए, कोई उसको दूसरा रोक ना पाए। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड बात करें बाउंड वेटिंग की। अब बाउंड वेटिंग क्या होता है, जैसे बाउंड वेटिंग की बात करें तो जैसे क्रिटिकल सेक्शन की बात करें, क्रिटिकल सेक्शन है P1, सॉरी, एक क्रिटिकल सेक्शन हो गया, इसके अंदर काउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि जैसे मेरे पास 5 स्टूडेंट आते हैं डाउट पूछने। एक स्टूडेंट पहले आया हुआ था, अब मैंने उसको, उससे पहले मैंने किसी दूसरे का क्वेरी सॉल्व कर दिया, फिर मैंने तीसरे का भी सॉल्व कर दिया, फोर्थ का भी सॉल्व कर दिया, फिफ्थ का भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, पहला वाला सोचता है चलो अब मौका मिल जाएगा, फिफ्थ का सॉल्व हो गया, फिर कुछ और स्टूडेंट आ गए, मैंने P1 को इग्नोर करना चालू किया, P1 स्टूडेंट को इग्नोर करना चालू किया, और मैंने फिर से P6 को मौका दे दिया, P7 को, P8, P1 इग्नोर ही होता जा रहा है, P1 इग्नोर ही होता जा रहा है, उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो कि ना हो कि एक ही प्रोसेस को बार 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 ही मौका मिले और दूसरे को बिल्कुल ही ना मौका मिले। मतलब जैसे मान लो
P1 को क्रिटिकल सेक्शन मिलता है, क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, P1 आ गया, ठीक है। फिर P1 बाहर बाहर चला गया, फिर P1 आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, फिर P1 बाहर चला गया, मतलब 0 टाइम पे आया, फिर 1 टाइम पे आया, 2 टाइम पे आया, फिर 3 टाइम पे आ गया, फिर P2 को मौका मिल गया मान लो, फिर P2 को मौका मिला 1, ठीक है। ऐसा है तो ठीक है कि 3-4 बार के बाद अगर क्रिटिकल सेक्शन मुझे मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3-4 के बाद क्रिटिकल, 3-4 कहना चाहिए 3-4 प्रोसेस के बाद मौका मिल जाए या 3-4 अटेम्प्ट के बाद मौका मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा क्रिटिकल सेक्शन है और एक ही प्रोसेस, जैसे मान लो P1, उसको पहले क्रिटिकल सेक्शन मिला क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं था, मिला, फिर ये बाहर गया, फिर दोबारा मिला, फिर बाहर गया, फिर दोबारा मिला, ऐसा करते करते मान लो इसी को केवल मौका मिलता गया इनफाइनाइट टाइम तक, और दूसरा प्रोसेस वेट ही करता रहा, तो स्टारवेशन की कंडीशन आ जाएगी, स्टारवेशन की कंडीशन आ जाएगी, मतलब केवल एक ही प्रोसेस को मौका मिल रहा है, P2 को कभी मौका मिल ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस ज्यादा बार कहना चाहिए CS को या क्रिटिकल सेक्शन को यूज करता जाए और दूसरे को बिल्कुल भी मौका ना मिले, ठीक है। मतलब अगर P1 CS के अंदर है, P2 तो बाहर है, अब P1 फिर बाहर आया और फिर यूज करने के बाद फिर से P1 चला गया, ऐसा करते करते अगर वो इनफाइनाइट टाइम तक चला गया तो बट ऑब्वियस है दूसरे को मौका मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो स्टारवेशन की कंडीशन आ जाएगी क्योंकि P1 को बार 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 CS को यूज करने का मौका मिल रहा है और P2 कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी भी चीज नहीं होनी चाहिए। व्हेन अ प्रोसेस मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन, there is a specific limit about number of processes can get into the critical section. So when the limit is reached, the system must allow request to the process to get it into the critical section. इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप एक लिमिट सेट कर दो कि हाँ 4 बार अगर रिक्वेस्ट कोई करता है ना तो मैं बार बार एक ही को मौका नहीं दूंगा। 4 बार हो गया, अगर मौका दे दिया मैंने, तो 4 बार किसी ने लगातार अगर रिक्वेस्ट की तो पक्का है कि मुझे फिर P2 को मौका देना पड़े या देना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बाउंड वेटिंग, देना चाहिए, ठीक है, दूसरे को भी मौका देना चाहिए, एक ही प्रोसेस को आपको केवल क्रिटिकल सेक्शन नहीं देके रखना चाहिए। फिर आखिरी बात है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, या इसी को बोलते हैं हार्डवेयर स्पेसिफिक। कोई हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, नो हार्डवेयर स्पेसिफिक या स्पीड स्पेसिफिक ना हो। मतलब इसका सिंपल सा मतलब कहना चाहिए ये है कि आप एक करते हो कि ऐसा ना हो कि जैसे कि आपने कोई कहना चाहिए प्रोसेस बनाया, अब वो प्रोसेस 32 बिट पे ही चलेगा, 64 बिट पे नहीं चलेगा, ठीक है, या उसके लिए इतना ही प्रोसेसर चाहिए या इतनी ही मेमोरी चाहिए, दूसरी मेमोरी पे नहीं चल पाएगा। तो ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी आर्किटेक्चर पे चल पाए, आर्किटेक्चर न्यूट्रल हो, ठीक है, कोई डिपेंडेंसी ना हो, आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है, तब वो अच्छा है, ठीक है। तो ये चीजें थी आपकी रूल्स जो क्रिटिकल सेक्शन को फॉलो, क्रिटिकल सेक्शन के प्रोग्राम के लिए फॉलो करना जरूरी है, या कहना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या करते हो, जो प्रोसेस होने चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने चाहिए, ठीक है, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रिसाइड कर पाए, जब तक वो रिसाइड करे दूसरा प्रोसेस इन ना कर पाए, कोई कंपटीशन या रेस कंडीशन अराइज ना हो। प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस इनसाइड सेक्शन में जाना चाहता है तो दूसरे प्रोसेस में डिपेंडेंट ना हो, मतलब P2 रोक ना पाए, मतलब एन एंट्री ऑफ अ प्रोसेस इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एंट्री ऑफ अनदर प्रोसेस। मतलब अगर P1 CS में जाना चाहता है और CS एम्प्टी है, CS के अंदर अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है। हाँ जी बेटे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट सर आज थोड़ा सा ना सर ज्यादा हो गया तो हमने कवर भी करना है कल। बस बेटा, ठीक है, बंद कर रहा हूँ बेटा, बस जस्ट बंद कर रहा हूँ, जस्ट। थैंक यू सर। हाँ हाँ, तो अगर P1 है तो P1 अगर CS में जाता है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस P2 उसको रोक ना पाए, किसी दूसरे प्रोसेस पे हो क्या हो, कहना चाहिए डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो प्रोसेस कैन फ्रीली एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, फ्रीली एंटर हो सके, ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्रोसेस तभी एंटर कर पाए जब वो चाहता हो, ठीक है। अ प्रोसेस नॉट फोर्स टू एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इफ इट डज नॉट वांट टू द एंटर, ठीक है। बाउंडेड वेट का मतलब क्या हुआ, द वेट ऑफ अ प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इज बाउंडेड, बाउंडेड होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक अनलिमिटेड टाइम तक क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है और दूसरा को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अ प्रोसेस गेट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन बिफोर इट वेट्स गेट ओवर। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब आर्किटेक्चर डिपेंडेंसी ना हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं हो, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस आर द मैंडेटरी क्राइटेरिया, दे मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ऑल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, बाउंडेड वेटिंग एंड आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी आर द ऑप्शनल क्राइटेरिया।
however it is recommended to meet these criteria if possible. ठीक है,